चलो भाई चलते हैं हम लोग लेक्चर 4, आई थिंक लेक्चर 4 की तरफ। टॉपिक है रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट। सीरीज LCR सर्किट में रेजोनेंस, पहली बात है रेजोनेंस होता क्या है। एक्चुअली रेजोनेंस क्या होता है मैंने कई बार जिक्र किया है, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि कोई चीज़ एकदम से बढ़ गई, ऐसे कम थी एकदम से बढ़ गई फिर वापस हो गई, तो किसी एक पॉइंट पे कोई चीज़ एकदम से बढ़ जाती है, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। जैसे एक रेजोनेंस इंस्टीट्यूट भी है, अगर आप उसे कभी वो देखोगे तो उसका ऐसा निशान है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। हाँ, तो देखो ये जैसे ये रेजोनेंस इंस्टीट्यूट है, रेजोनेंस उसका ऐसा लोगो है। तो ऐसा लोगो बेसिकली वो ये दिखाना चाह रहा है कि भाई, वो दिखाना ये चीज़ चाह रहा है। तो वो कह रहा है कि ऊपर जाके एक रेजोनेंस हुई, वैल्यू बढ़ी, वैल्यू बढ़ के घट गई, तो एक पर्टिकुलर किसी चीज़ पे वैल्यू बढ़ जाती। तो वो कह रहा है कि वैल्यू इतनी बढ़ गई कि हमारे, मतलब वो कह रहा है कि इतनी वैल्यू बढ़ गई कि सोच नहीं सकते आप। तो वो आपकी ज़िंदगी में रेजोनेंस ला देगा, ऐसा कहता है, हो या ना हो, दैट्स अ डिफरेंट इशू। ठीक है, तो ये जो निशान है रेजोनेंस का, ऐसा तो कोई चीज़ एकदम से बढ़ गई फिर घट गई, तो एकदम से बढ़ जाना जो होता है ना, एकदम से बढ़ जाना इज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है, एकदम से बढ़ जाना है। ठीक है, आगे चलें। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले कुछ चीज़ें देखते हैं। मान लो कि कोई LCR सर्किट है, LCR। अब इसका जो इम्पिडेंस, पहले इम्पिडेंस को देखते हैं। इम्पिडेंस होगा आपके पास XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। XL ऊपर, XC नीचे, R इधर। ठीक है, तो Z ये होता है। अब सोचो कि XL जो होता है वो ओमेगा L होता है, यानी कि 2πfL होता है, और जो XC होता है वो 1/ωc होता है, यानी कि 1/2πfC होता है। ठीक है, तो सोचो कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से, जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो XL बढ़ेगा और XC कम होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से XL बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से XC कम होगा। उल्टा भी सत्य, फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो XL कम होगा और XC बढ़ेगा। तो बेसिकली सोचने की बात यह है कि फ्रीक्वेंसी चेंज होने से, बढ़ना घटना तो चलो बात की बात है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज होने से XL XC बढ़ते हैं, मतलब चेंज होते हैं। ठीक है, तो XL XC चेंज होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ फ्रीक्वेंसी चेंजेस, XL एंड XC चेंज, ये दोनों चेंज करते हैं, और दोनों चेंज करने का मतलब क्या हुआ, सो Z ऑल्सो चेंजेस। तो इसका मतलब Z भी चेंज होता है। ठीक है, तो Z चेंज होता है। अब चलते हैं आगे। अब सोचो इस Z की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। Z की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये दोनों कट जाए। तो Z मैक्स कितना होगा, Z मैक्स आपके पास R हो सकता है, ये कब होगा, जब आपके XL XC आपस में सेम है। तो XL कितना, ओमेगा L, XC कितनी है, 1/ωc। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमने क्या देखा कि आपके पास Z मैक्स कितना होता है, मैक्स नहीं मिनिमम, सॉरी, लेट्स गो बैक। तो इसकी कम से कम वैल्यू आ होगी जब ये 0 हो जाए। तो मैंने गलती लिख दी है कि Z मैक्सिमम नहीं, Z मिनिमम R होगा, Z मिनिमम R होगा जब XL XC बराबर हो जाए, यानी कि ओमेगा L ओमेगा C बराबर हो जाए। ठीक है, तो Z मिनिमम R हो जाएगा जब XL XC सेम हो जाएंगे। XL है ओमेगा L, XC है 1/ωc। तो यहाँ से आपके पास कितना होगा, ये तब होगा जब ओमेगा स्क्वायर 1/LC होगा, यानी कि ओमेगा 1/√LC होगा। फ्रीक्वेंसी ओमेगा/2π होती है, यानी कि 1/2π√LC होगी। तो इस फ्रीक्वेंसी पर हम लोग बोलते हैं कि Z बहुत सबसे कम हो जाएगा और R हो जाएगा। इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्यों बोलते हैं मैं समझाता हूँ। तो इसको F0 से दिखा देते हैं। तो मुझे पता है एट F0 Z मिनिमम हो जाता है, और कितना हो जाता है, R के बराबर। ठीक है, अब ये कितना होता है, लेट्स सी क्या होता है, वट एवर। अब सुनना इस बात को, मैं जो कह रहा हूँ।
देखो फिर देखना ध्यान से, z होता है एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है ओमेगा एल यानी कि 2πfl, ये होता है 1/ओमेगा c यानी कि 1/2πfc एट f बराबर f0 जो 1/2π√LC होता है। इस केस में क्या होता है आपके पास कि इस फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपके पास एक्सएल एक्सी कट जाते हैं और z बराबर r हो गया। ठीक है, अब ये सोचना कि हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, मान लो ग्राफ है मेरे पास फ्रीक्वेंसी और z के बीच में। ठीक है, f जब f0 होता है, ठीक है, तो z की वैल्यू सबसे कम होती है। ये आपके पास r है। अगर फ्रीक्वेंसी को इससे ज़्यादा बढ़ाओगे, है ना, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या होगा बच्चों कि एक्सएल बढ़ेगा, एक्सी कम होगा, डिफरेंस बढ़ेगा। जैसे दोनों बढ़ जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक 10 बढ़ गया, एक 10 कम हो गया, तो बेसिकली डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, 20 हो गया। तो इधर जाओगे तो क्या होगा, इधर अगर राइट साइड जाओगे आप तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से डिफरेंस बढ़ेगा, और अगर लेफ्ट साइड जाओगे तो ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा। मान लो ये 2 घट गया, ये 2 बढ़ गया, तो भी डिफरेंस -4 का हो गया, तो भी -4 का स्क्वायर तो +4 स्क्वायर होगा। मतलब लेफ्ट साइड जाओगे तो भी बेसिकली ये चीज़ का स्क्वायर बढ़ेगा, तो z बढ़ेगा। तो z दोनों तरीके से बढ़ता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से z बढ़ जाएगा। तो इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे z मिनिमम होता है, और z मिनिमम होगा तो क्या होगा हम देखते हैं। अब देखते हैं कि जो मेरे पास पीक करंट होता है वो होता है E0 V0, जो लिख दो E0/z। अब सोचो जब z कम होगा तो पीक करंट भी ज़्यादा होगा। तो ऐसा होता है कि अगर मैं I0 और f का ग्राफ बनाऊँ तो f जब f0 होगा उस समय क्या होगा बच्चों कि f जब f0 होगा तो ये जो करंट होगा वो आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि उस समय z मिनिमम होगा। तो ये इस टाइप का ग्राफ बनता है, z का उल्टा इसका उसका उल्टा, मतलब z का बनेगा ऐसे, z कम होता है वहाँ पर, y ज़्यादा होता है। तो ये जो चीज़ हुई है ना, ये जो चीज़ है बेसिकली यही आपके पास रेजोनेंस है। चीज़ एकदम से बढ़ गई, करंट एकदम से बढ़ गया, दिस इज रेजोनेंस। ठीक है, ओके। अब जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई रेडियो सेट है, जैसे मान लो कि आजकल तो रेडियो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि जैसे रेडियो होते थे ना, तो रेडियो कुछ इस टाइप के होते थे, मतलब डब्बे से होते थे, उनके ऊपर एक डिस्प्ले होता है, उसमें से एक नीडल सी होती थी, यहाँ पर एक गोल सा होता था, 2 गोल से होते थे, एक वॉल्यूम का होता था, एक पे लिखा होता था ट्यूनिंग। इसको ऐसे करो तो ये बेसिकली कांटा आगे बढ़ता था, ऊपर लिखा होता था 100 मेगाहर्ट्ज़ 200 मेगाहर्ट्ज़ वट। तो आजकल तो क्या चलता है, FM चलता है। पहले क्या होता था कि पता नहीं शॉर्ट वेव मीडियम में वैसी चीज़ चलती थी, तो घुमाते घुमाते मान लो कोई चैनल यहाँ पर है, तो चैनल यहाँ पर है, तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आनी चालू हो जाती थी, आवाज़ एकदम से बढ़ जाती थी, फिर आवाज़ गायब हो जाती थी, इस टाइप होती थी। इसको बोलते थे ट्यूनिंग करना। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या करता था, ये फ्रिक्वेंसीज़ को चेंज करता था। तो कुछ अब मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा सकता, तो आप ये समझ लो कि बेसिकली वो काम है उसका फ्रीक्वेंसी चेंज करना। जैसे ही फ्रीक्वेंसी घूम के एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आ गई, वहाँ पे आवाज़ एकदम से बढ़ जाएगी, आवाज़ बढ़ जाएगी तो आपको अच्छी आवाज़ सुनाई देगी, उससे लेफ्ट राइट आपको कम आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आवाज़ एकदम से बढ़ गई, क्योंकि वो ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जब एक्सएल एक्सी कट गई, उसके लेफ्ट राइट दोनों कटते नहीं, आवाज़ कम हो जाएगी, तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी अच्छी होगी। ठीक है भाई, अब बात हम करते हैं, एक चीज़ होती है क्वालिटी फैक्टर। अब क्वालिटी फैक्टर कहाँ से आया, मुझे ज़्यादा आपको चक्कर नहीं पड़ना, क्या होता मैं समझा देता हूँ। क्वालिटी फैक्टर होता क्या है कि इसको मैं QF से दिखा देता हूँ, शोज हाउ गुड इज ट्यूनिंग। अब एक चीज़ समझना, मैं आपको समझा रहा हूँ ट्यूनिंग कितनी अच्छी है। और सोचिए एक रेडियो है, रेडियो में क्या है कि यहाँ पर आवाज़ आई खूब तगड़ी सी, और इसके लेफ़्ट जाओगे राइट जाओगे, तो बेसिकली लेफ़्ट राइट जाने से क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट से इधर होती है तो करंट कम आता है, आवाज़ कम आती है। तो आप ये समझना कि इसके लेफ़्ट राइट आवाज़ कम आएगी, और
और धीमे धीमे आवाज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। तो मान लो यहाँ पर आवाज़ खूब आई, मतलब धमाकेदार, और यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। तो ये बेसिकली एक जोन है जहाँ पे आवाज़ आती है। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि एक ठीक ठाक आवाज़ हम मान लेते हैं कि IRMS एक ठीक ठाक आवाज़ है। मतलब ये मेरी बात समझना, जैसे कि मान लो कि ये फ्रीक्वेंसी है, मान लो यहाँ पर आपके पास I0 आ रहा है, और मान लो कि इस जगह I0/√2 है। तो हम मान लेते हैं कि सही है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो चीज़ है इसको बैंडविड्थ बोलते हैं। बेसिकली बैंडविड्थ वो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है जहाँ पर आवाज़ ठीक ठाक आ जाती है, मतलब हम बोलते हैं RMS आवाज़ आती है। तो बेसिकली क्या है, एक टर्म हम डिफाइन करते हैं बैंडविड्थ, इसको मैं डेल्टा एफ बोल देता हूँ। ये जो होता है ये डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज वेयर I is greater than equal to IRMS। IRMS का मतलब I0/√2। तो अगर मैं ग्राफ में देखूं तो ग्राफ मान लो ऐसा हो गया कि ये आपका ग्राफ है, मान लो इस पर आवाज़ IMAX है, इसको मैं I0 दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे I0/√2 है, मतलब IRMS, ठीक है। मतलब जो पीक है वो IRMS है, ठीक है ना, सही है। तो आपका जो पीक आवाज़ है वो I0/√2। इस फैक्ट मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि देखो नेचुरली जो पीक I0 होगा तो IRMS I0/√2 होगा। मैं कह रहा हूँ कि वो फ्रीक्वेंसी, मान लो एक F1 एक F2 है, तो F1 F2 वो फ्रीक्वेंसीज हैं जिस पर जो पीक है वो IRMS के बराबर है, ठीक है ना। मतलब I0 IRMS से बड़ा है, ठीक है। मतलब पीक करंट I बोल देते हैं, जो भी, तो पीक करंट I0/√2 के बराबर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस, इसको बोलता हूँ डेल्टा एफ, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ, ठीक है। अब एक चीज़ होती है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर होती है बैंडविड्थ बाय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जैसे कि आपने वो जो नीडल है रेडियो को उसको घुमा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आवाज़ अच्छी खासी आ रही है, पीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो बैंडविड्थ है आपके हिसाब से ये कम होनी चाहिए कि ज़्यादा होनी चाहिए? आपको लगेगा ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैं बताऊँ कम होनी चाहिए। ये जितनी ज़्यादा होगी उतना क्या होगा, मान लो कि यहाँ से आपने रेडियो घुमाना चालू किया, यहाँ से यहाँ तक आवाज़, तो एक रेडियो स्टेशन है इतनी जगह खाली, अगला रेडियो स्टेशन यहाँ से यहाँ खाएगा, तो पूरी बैंडविड्थ में, इस पूरे बैंड में 3 ही चैनल चलेंगे। लेकिन सोचो एक चैनल यहाँ आके यहाँ ख़त्म हो जाता है, तो वो इतनी जगह लेता है, दूसरा चैनल डाल दो, तीसरा चैनल डाल दो, आप ज़्यादा चैनल फिट कर सकते हो। तो एक चैनल ऐसा नहीं कि आप लगे जा रहे हो, अगर आवाज़ बढ़ी कि नहीं बढ़ी, घटी कि नहीं घटी। एक चैनल तुरंत आना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए, तो वो तुरंत आए तुरंत जाए, इसके लिए डेल्टा एफ क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो जितना डेल्टा एफ कम होगा उतना बढ़िया है। तो आपके पास जो क्वालिटी फैक्टर है QF वो ये होता है। सो द लोअर इज क्वालिटी फैक्टर द बेटर इट इज। जितना क्वालिटी फैक्टर लो है उतना अच्छा है, ठीक है। मैं फिर समझा देता हूँ, देखो आप फिर समझना। मान लो किसी फ्रीक्वेंसी F0 पर जो पीक करंट है, ये पीक करंट है, ये I0 है। किसी फ्रीक्वेंसी F1 और F2 पर पीक करंट I0/√2 है, पीक करंट, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डेल्टा एफ है, और क्वालिटी फैक्टर कितना होता है? डेल्टा F/F0, ठीक है। अब ये क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है मैं कुछ नहीं बता सकता, आप सीधे रट लो, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो आपके पास होता है XL/R एट रेजोनेंस। ये रेजोनेंस पे XL/R होता है, ठीक है, सही है। अब आप इसके ज़्यादा चक्कर में पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको समझा देता हूँ भाई। XL कितना होता है? ω/L/R। ओमेगा होता है ना, ω/L/R, तो ओमेगा होता है 1/√LC, ठीक है, इंटू L/R। अब तुम बोलोगे 1/√LC कैसे होगा, मैं बोलूँगा याद करता हूँ।
मैंने कहा था रेजोनेंस जो होता है, मैंने कहा था कि एक्सएल बाय आर एट रेजोनेंस, तो एक्सएल और एक्सी रेजोनेंस पे सेम होता है क्योंकि जेड बराबर आर होता है, एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्सी होता है 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा स्क्वायर होता है 1/एल सी, तो ओमेगा होता है 1/√एल सी, तो ओमेगा हो गया 1/√एल सी इंटू इतना, ठीक है। और आप चाहो तो ये हो जाएगा 1/r इधर आ गया, ये हो गया √L/c, ठीक है। तो 1/√L/c जो हो गया आपके पास, ये हो गया क्वालिटी फैक्टर। तो बेसिकली क्वालिटी फैक्टर 1/√L/c होता है, या XL/R कर लो, एट रेजोनेंस कर लो, और इनफैक्ट आप इसको XC/R भी कर सकते हो एट रेजोनेंस। पूछो क्यों? क्योंकि रेजोनेंस पे एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब बच गया एक आखिरी टॉपिक जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बाद एसी आपका ख़त्म है, छोटी मोटी कुछ बातें वो हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, मैं आपको सब समझा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली ट्रांसफार्मर्स दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप, ये हमेशा ध्यान रखना, वर्क्स ऑन एसी ओनली, ये केवल एसी पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ा देते हैं, स्टेप डाउन वोल्टेज कम कर देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये आपके पास मान लो यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस है, मतलब यहाँ पे बिजली पैदा होती है, थर्मल, हाइडल, जैसे मुझे समझ नहीं आता। अब बिजली पैदा हुई ऐसी, एसी प्रोड्यूस होती है। अब हमको क्या करना है, उसको किसी शहर गांव भेजना है। तो ये मान लो कि कोई शहर है, यहाँ से शहर मान लो 100 किलोमीटर दूर है। अब इस बिजली को भेजने के, है ना, अब एक तार चलेगी और तार का एक रेजिस्टेंस होगा, मुझे नहीं पता क्या रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आप इस जो प्रोडक्शन हाउस की जो पावर है ना, जो बिजली है, पावर आपके पास, वो आपके पास पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट। किसी भी समय पावर ये होती है ना, एट ऑल इंस्टेंट्स। पावर ये होगी। पावर का क्या है, जिसने पावर भेजी, अब आपकी पावर तो फिक्स होगी। अब चाहो तो आप इसको ज़्यादा वोल्टेज कम करंट में भेज दो, या कम वोल्टेज ज़्यादा करंट में भेजो। अब ये तो जो प्रोड्यूस पावर ही, अब इस तार से जब करंट जाएगा तो इस तार का जो लॉस होगा, पावर लॉस, लॉस इन पावर, उसको हम लिखते हैं I/R। और कई बच्चों का ये है कि V²/R क्यों लिखते हैं। ये देखो मैं आपको समझाऊँ कि पहली बात, जो V होता है वो इस एंड और इस एंड का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो हम AC प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको जो 220 वोल्ट V होता है ना, वो ध्यान से मेरी बात सुनना, कि अगर हम बोलते हैं कि AC हमारे घर जो आ रहा है उसका 220 वोल्ट पोटेंशियल है, तो वो जो 220 वोल्ट है वो यहाँ से यहाँ का नहीं है। बेसिकली 220 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि वो रेजोनेट, मतलब वो करंट ऐसी साइकिल्स में है, ठीक है। पहले बात तो 220 का मतलब 311 होता है। तो जो अपनी ये साइकिल है, मतलब मिड जो मीन वैल्यू, उससे 311 ऊपर जाता है, 311 नीचे जाता है, ठीक है। तो वो इस तार का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वो कुछ और चीज़ है। तो इसके लिए आप हमेशा I/R लगाओगे, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है कि लॉस कम करने के लिए करंट जो होगा कम होना चाहिए। तो फॉर लेस लॉस I इज़ मिनिमम। तो ट्रांसमिशन के लिए हम क्या करते हैं, I को मिनिमम करते हैं। अब I मिनिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर देते हैं। इसीलिए जो बड़े बड़े ट्रांसमिशन होते हैं उसमें लाखों वोल्ट में भी बिजली ट्रांसफ़र होती है। तो तरीका वही है बच्चों कि हम लोग बहुत हाई वोल्टेज पे जाते हैं। अब इतना हाई वोल्टेज घर पे आ गया तो घर ही उड़ जाएगा। तो घर पे आने के बाद क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ लाखों वोल्टेज में आ गया, फिर शहर के ग्रिड में आया, वहाँ हज़ारों वोल्टेज में गया, फिर गली मोहल्ले में जाके हज़ारों वोल्ट जो होता है वो बेसिकली वो 220-230 वोल्ट में बढ़ जाता है। तो ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे होती है। तो पहले वोल्टेज बढ़ाना है, फिर वोल्टेज घटाना। अब यहाँ वोल्टेज बढ़ाना होता है तो यहाँ पे लगता है स्टेप अप, और यहाँ वोल्टेज घटाना होता है तो यहाँ क्या लगता है स्टेप डाउन।
ठीक है। तो दो ट्रांसफार्मर लगते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर काम कैसे करते हैं, लेट मी टेल। तो काम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, मतलब बेसिकली जो भी होता है ये हाईली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, इधर बेसिकली आपके पास एक प्राइमरी मतलब यहाँ से करंट आ रहा है बेसिकली, तो ये बेसिकली पीसी है पूरे, तो प्राइमरी सर्किट। और यहाँ से क्या होता है, हम करंट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इधर हम लेते हैं आउटपुट, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। इधर प्राइमरी है, इधर सेकेंडरी, पी एस, ठीक है। बेसिकली इनपुट आउटपुट जो बोल रहे हैं। अब होता क्या है कि यहाँ से जब एसी आता है तो एसी जो है वो बदलता हुआ करंट है, तो करंट बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो बेसिकली, है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ फ्लक्स बदलेगा तो एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। अब यहाँ का फ्लक्स वैसे तो जैसे मान लो कि एक इंडक्टर जो होता है मैग्नेट की तरह ही होता है, और वैसे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वैसे जाके ऐसे आती है, ऐसे जाके ऐसे आती है। लेकिन ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये क्या करता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं जानता, वो सारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ले जाता है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पे काम आता है। अब फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है बेसिकली कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे कि मान लो कि अगर आप सपोज़ एक मैग्नेट के आसपास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लगा दोगे, जैसे मान लो ऐसा कुछ चीज़ है, जैसे भी है, अब यहाँ पे आपने मैग्नेट लगा दिया, ठीक है ना। तो एक अगर आपने मैग्नेट लगाई तो बेसिकली क्या करेगा, वो सारी लाइंस को, जितनी भी लाइंस होंगी सबको इधर खींच लेगा, ये हाईली मैग्नेटिक है, ठीक है। और सबको ना खींच पाए लेकिन काफ़ी लाइनों को खींच लेगा, कहने का मतलब ये। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो वैसे तो इसकी लाइनें बिखर जाती है, लेकिन इससे क्या होता है कि लाइनें यहाँ चल जाती, तो ऑलमोस्ट सारी सारी लाइन चल जाती हैं, हो सकता सारी ना जाती हूँ, ठीक है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि फ्लक्स पर टर्न, है ना, ठीक है ना, इन पी एंड एस इज सेम। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में जो फ्लक्स पर टर्न है सेम है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से 100 लाइन निकली तो वो 100 इसके हर टर्न से भी 100 जाएंगी, और यहाँ से हम मानते हैं कोई लॉस नहीं होता तो इसके भी हर टर्न से 100 ही जाएंगे। तो जितना इधर है उतना इधर है। अब समझना, फ्लक्स प्राइमरी का जो फ्लक्स होगा, तो मान लो एक टर्न का फ्लक्स फाई है, तो प्राइमरी का फ्लक्स होगा एन पी फाई। एन पी इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी सर्किट। और ऐसे ही सेकेंडरी का जो होगा वो आपके पास होगा एन एस फाई, जहाँ पे एन एस आप समझ ही रहे हो, फाई एक टर्न का फ्लक्स है, एन एस जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी सर्किट है, ठीक है, आप ये समझ ही रहे हो। अब ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। तो प्राइमरी का ईएमएफ हो गया एन पी डी फाई बाई डी टी, और इस तरह से सेकेंडरी का ईएमएफ हो गया एन एस डी फाई बाई डी टी। अगर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी को डिवाइड कर दूं तो एन पी बाई एन एस हो जाएगा। तो इसका मतलब जो सेकेंडरी है उसका ईएमएफ प्राइमरी इंटू एन पी बाई एन एस है, ठीक है, समझ मेरी बात। अब ये हो गया आपके पास। अब सोचो अगर एन पी एन एस से 100 गुना है तो सेकेंडरी के में भी 100 गुना हो जाएगा, और अगर एन पी एन एस के 1/100 टाइम्स है तो सेकेंडरी के में भी 1/100 टाइम्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एन पी एन एस से बड़ा है, अगर एन पी एन एस से बड़ा है, कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल गलती कर रहा हूँ, ई सेकेंडरी होगा ई पी एन एस बाय एन पी, एन एस बाय एन पी, सही है। तो अगर सेकेंडरी प्राइमरी से बड़ा है, मतलब जो बाद वाली कॉइल है इसके ज़्यादा टर्न्स है, इसमें कम टर्न्स हैं, तो सेकेंडरी प्राइमरी से बड़ा है तो बेसिकली क्या होगा, सेकेंडरी के में बढ़ जाएगा। और उल्टा भी सकते हैं कि अगर एन एस कम है ई एस कम हो जाएगा, ठीक है।
रेशियो वही, जैसे मान लो अगर इसमें टर्न इसके 10 गुना है तो वोल्टेज 10 गुना हो जाएगा, टर्न 1/10 गुना है तो वोल्टेज 1/10 गुना होगा। तो बहुत सिंपल सी बात। मान लो 2400 वोल्ट आया, तो 2400 वोल्ट को आपको 240 वोल्ट में करना है, तो 1/10 टर्न्स कर दो, हो जाएगा 240 में काम, खत्म, टू ईजी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। तो बेसिकली ई जो है वो एन के प्रोपोर्शनल है। अब मान लो कि आपकी गली तक आ रहा है, मान लो 4000 वोल्ट और आपको 400 वोल्ट चाहिए, सिंपल। तो ट्रांसफार्मर में उधर जितने भी टर्न्स लगा दो, इधर 1/10 कर दो, क्योंकि आपको ये में भी 1/10 चाहिए। ऐसे आपको वोल्टेज बढ़ाना तो टर्न्स बढ़ा दो। अब होता क्या है कि ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेज होते हैं, तो लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, क्या लॉस होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ छोटे छोटे से लॉस होते हैं, लेट्स सी टू द लॉसेस। अब लॉसेस क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। पहला होता है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज आप समझ ही रहे हो। तो फ्लक्स लीकेज का ऐसा है कि जो प्राइमरी सर्किट का फाई पर टर्न ऑफ प्राइमरी जो होता है वो फाई पर टर्न ऑफ सेकेंडरी से ज़्यादा होता है। भाई एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से 100 की 100 लाइनें जो है वहाँ चले जाएं इधर से। मतलब बेसिकली आपका क्या है कि ये है, तो सारी लाइन इसके अंदर चलने जरूरी नहीं, कुछ कुछ इधर उधर भग जाती हैं, तो इधर लाइनें कम जाएंगी, है ना, तो ई में भी कम होगा, क्योंकि फाई कम हो गया तो ई भी कम हो जाएगा, तो जितना डिज़ायर्ड होता है उतना नहीं आता, तो यहाँ पे कुछ लॉस हो जाता है। ठीक है, अब इसको ठीक करने का तरीका ये है, इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं कि इधर से आया प्राइमरी, है ना, सेकेंडरी, हम लोग क्या करते हैं एक ही कोर पे दोनों चला देते हैं। बस हाँ, जैसे कि मान लो ये पेन है, इधर से प्राइमरी सर्किट आया उसकी तार लगा दी, इधर से सेकेंड है ना, इधर सेकेंडरी गया उसकी तार लगा दी, दोनों एक दूसरे के ऊपर लपेट देते हैं। तरीका ये है कि प्राइमरी, है ना, एंड सेकेंडरी टर्न्स आर ओवर वन अनदर, एक ही ऊपर लगा दो, काम हो जाएगा, दोनों का फ्लक्स सेम हो जाएगा। ठीक है, और क्या लॉसेस होते हैं, और भी लॉस होते हैं, रेजिस्टेंस इन वाइंडिंग्स। अब ये जो प्राइमरी कॉइल्स हैं, सेकेंडरी कॉइल्स हैं, इनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, तो रेजिस्टेंस होगा तो लॉस होगा। तीसरा एडी करंट्स। अब एडी करंट्स क्या होता है कि भाई आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर है, तो पूरा का पूरा कोर है, तो कोर में भाई फ्लक्स बदलेगा, तो जो ये कोर है अंदर वाला, आप ही सोचो ना, तो बेसिकली जब इसके अंदर से कोर से फ्लक्स बदलेगा, है ना, क्योंकि करंट तो ऐसा भी है, फ्लक्स बदलने से क्या हो, करंट तो ऐसी है ना, तो इसमें एडी करंट जनरेट होंगी। एडी करंट जो होगा वो भी कुछ ना कुछ एनर्जी लेंगे, है ना, तो एडी करंट्स कॉज हीटिंग। अब वो हीटिंग होगी, बहुत खतरनाक करंट होगा, तो कहीं ना कहीं तो लॉस होगा। ठीक है, और इसके अलावा हिस्टेरेसिस लॉस होगा। अब हिस्टेरेसिस आपको याद है या नहीं याद है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ग्राफ किया था इस टाइप का कि यहाँ पर था आपके पास H और यहाँ था I, तो ये अप्लाइड फील्ड थी जिसको हम यूनिट NI बोलते हैं, और ये I था। तो मैंने कहा था कि जो इसका एरिया होता है वो हीट के प्रोपोर्शनल होता है। तो बेसिकली हो यही रहा है कि इन सब चीज़ों से या तो फ्लक्स का लीकेज होता है, या जो वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में करंट से हीट प्रोड्यूस होती है, या एडी करंट से हीट प्रोड्यूस होती है सॉफ्ट कोर में, मतलब कुछ तार में जो होगी प्राइमरी या सेकेंडरी में, वो तो होगी ये वाली सेकंड पार्ट, जो एडी करंट्स के कारण होगी वो सॉफ्ट आयरन कोर में होगी, वो होगी थर्ड पार्ट। और हिस्टेरेसिस क्या होता है कि हिस्टेरेसिस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ सॉफ्ट कोर। तो जो सॉफ्ट कोर होता है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, क्योंकि भाई करंट कभी राइट है, कभी लेफ्ट है, कभी राइट है, कभी लेफ्ट है, तो इसके कारण क्या होता है बेसिकली कि आपका हीट, मतलब हिस्टेरेसिस का जो एरिया होता है हीट के प्रोपोर्शनल होता है।
तो ये मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में क्या होता है, डोमेन्स इधर 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 होते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो भी एक लॉस है. तो दीज ऑल आर द लॉसेज विच अकर ड्यू टू स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन इन ट्रांसफॉर्मर्स. ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में इतना ही. मैं आपको कुछ इसके बाद असाइनमेंट दे रहा हूँ जो आपको करना है. ओके बच्चों, बाय.